हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का ये 30th क्लास है और पीजीपी का हमारा ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसमें हम 40 स्मॉल है, 40 कैपिटल है एंड 43 बी लेकर हम बात करेंगे। यानी एक सेक्शन जो आपको बिल्कुल ही मतलब जो डिडक्शन होगा वो बिल्कुल ही डिसअलाउड करता है, दूसरा कंडीशन बेसिस पे अलाउड करता है और तीसरा आपका पेमेंट बेसिस में आपका अलाउड करता है। ये तीनों चीज लेके आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिए। एक तो हमने सबसे पहले पढ़े थे सेक्शन 28 जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था, उसमें हमने देख लिए थे कि कौन कौन सा इनकम हमारा पीजीपी इनकम बोल के टैक्सेबल होगा, वो हमने देख लिए थे सेक्शन 28 में। सेक्शन 29 ने क्या बोला कि अगर आप इनका पीजीपी इनकम कंप्यूट करना चाहते हो तो मेरी तरफ मत देखो, पड़ोसी की तरफ देखो। तो उसके लिए हमने सेक्शन 30 से लेकर 43 बी तक हमने बात किए थे, है ना। तो इसमें आपका सबसे पहले आया था सेक्शन 30 के बारे में। सेक्शन 30 में आपने क्या देखे? सेक्शन 30 में आपने देखे थे बिल्डिंग के ऊपर अगर हम कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा करते हैं, जैसे कि आपने बिल्डिंग का रेंट दिया है, रिपेयरिंग करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस का है ना, इंश्योरेंस का कोई खर्चा किया है या रिपेयरिंग किया है, उन सबका छूट हमें कहां पर मिलेगा, या फिर कोई टैक्स का पेमेंट किया है, ये भी आपको बताना था। कोई टैक्स का पेमेंट किया है तो उसका छूट हमें मिलेगा कहां पर? उसका छूट हमें मिले थे सेक्शन 30 में। सेक्शन 31 में बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? प्लांट एंड मशीन फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीन फर्नीचर फिक्सचर के लिए छूट के बारे में बताया गया था। सिर्फ दो चीजों का आपको यहाँ पर छूट दे रहा था। क्या क्या? एक तो आपका रिपेयरिंग और दूसरा आपका इंश्योरेंस, बस दो ही चीज। इसके अलावा अगर आप रेंट दे रहे हैं या अगर आप कोई जैसे रेट से टैक्सेस दे रहे हैं, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका छूट आपको बताया गया था सेक्शन 37 जो आपका रेसिडेंशियल सेक्शन था। वो मैंने आपको बताया था कोई भी टाइप का रेवेन्यू नेचर का खर्चा अगर किसी और सेक्शन में छूट नहीं मिलता है तो आपको उस सेक्शन की तरफ देख सकते हैं, वहां पर आपको छूट दिया गया है तो आपको छूट मिलेगा, है ना, यानी डिडक्शन मिलेगा। अगर आप एक्सपेंस बोल के दिखा रखे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम के साथ उस एक्सपेंस को एडजस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वो आपका इनकम बोल के कंसीडर किया जाएगा। यही तो हुआ था। तो ये आपने कर लिए थे, सेक्शन 37 में आपका काम हो गया था। इसके बाद हमने बात किए थे मतलब सेक्शन 32 से लेके 35 के बारे में हम बोले थे, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा क्योंकि 32 में आपका डेप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद आप बाकी बहुत सारी चीजें कैपिटल नेचर खर्चे के ऊपर छूट की बात है, वो सब हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे सेक्शन 36 जिसमें हमने अदर डिडक्शन के बारे में बात किए थे, है ना, जिसमें आपने कल देखे थे कि अदर डिडक्शन में क्या क्या हमें छूट मिल सकता है। ये आपका हो गया था, ठीक है। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले हमारा सेक्शन 38, 36 के बाद 37 तो हमने देख लिया था, रेसिडुअल सेक्शन है ना, बताया था ना रेवेन्यू नेचर के खर्चे के लिए। तो हम देखेंगे आप सेक्शन 38। सेक्शन 38 एक्चुअली आपको बात किसके बारे में करता है जानते हैं? आपका वो बिल्डिंग अगर जिसका पार्टली आप बिजनेस पर्पस में यूज कर रहे हैं और पार्टली किसी अदर पर्पस में आप यूज कर रहे हैं, यानी या फिर ऐसा भी है कि एक्सक्लूसिवली आप पूरी बिजनेस पर्पस में यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्डिंग के लिए कितना खर्चा आपका बिजनेस में होगा, कितना खर्चा अदर बोल के आप दिखाएंगे, वही हम बात करेंगे आपका सेक्शन हमारा 38 में। तो क्या बोला? बिल्डिंग और अदर partly used for the business, और अगर बोला होता नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द बिजनेस, मतलब वही है कि पार्टली आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और पार्टली आप किसी और बिजनेस में यूज कर रहे हो या पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, अगर एक बिल्डिंग का आप किसी भी हिस्से में, हिस्से का कैसे, पूरा हिस्सा मान लीजिए 100% है, 100% का 40% हिस्सा में आप बिजनेस करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस बिल्डिंग का रिलेटेड रिपेयरिंग का खर्चा हो, चाहे उस बिल्डिंग का रिलेटेड कोई टैक्स हो, उसका 40% ही आप सिर्फ बिजनेस में छूट ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। बाकी क्योंकि आपका पर्सनल है या अदर रिलेटेड है तो वो अदर में चला जाएगा, बट जो आपका बिजनेस पर्पस में है उसी पोर्शन का आप एक्सपेंस का आप छूट यहां पर ले सकते हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने ज्यादा ले रखे तो असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे कि उस बिल्डिंग का कितने पोर्शन हिस्सा जो है वो आपका बिजनेस में यूज हो रहा है, और जितना पोर्शन हिस्सा बिजनेस में यूज हो रहा है उतने पोर्शन का ही एक्सपेंस वो बिजनेस में अलाउड करेंगे, बाकी पोर्शन का एक्सपेंस वो बिजनेस में अलाउड नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया
अगर एक बिल्डिंग का आप जितना पोर्शन हिस्सा उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, उस कोई भी खर्चे का, बिल्डिंग रिलेटेड कोई भी खर्चे का उतना ही पोर्शन हिस्सा आप उस पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपेंस बोल के दिखा सकते हैं। ये कौन ने बताया? ये आपको बताया सेक्शन 38 ने। कौन ने बताया? सेक्शन 38। तो सेक्शन 38 क्या बोला? पोर्शन यूज्ड for the business purpose only or according to assessing officers assessment expense related to such building is allowed as per that portion assessed by EO। तो एसेसिंग ऑफिसर के द्वारा उतना ही पोर्शन एक्सपेंस का आपको छूट मिलेगा जितना आपने बिजनेस पर्पस में होल्ड कर रखा है, बाकी एक्सपेंस का आपको छूट नहीं मिलेगा। तो ये आपको कौन ने बताया? ये आपको बताया सेक्शन 38 ने। अगर सर दो बिजनेस है, मैं एक ही बिल्डिंग के अंदर एक बिजनेस कर रहा हूं ए, एक बिजनेस कर रहा हूं बी, तो दोनों का असेसमेंट अगर अलग अलग होना है तो दोनों का उसी बिल्डिंग का पोर्शन के हिसाब से अलग अलग से असेसमेंट किया जाएगा, अलग अलग से पोर्शन के हिसाब से उनको एक्सपेंस को छूट दिया जाएगा। मान लीजिए ए बिजनेस ने होल्ड कर रखा है 40% हिस्सा, बी बिजनेस में होल्ड कर रखा है 60% हिस्सा, और खर्चा जो हुआ है म्युनिसिपल टैक्स मैंने मान लीजिए 1000 रुपए दिया है, तो 1000 रुपए का 40% ए बिजनेस का ऊपर खर्चा बोल के दिखाया जाएगा और 60% हिस्सा बी बिजनेस के लिए खर्चा दिखाया जाएगा। तो समझ में आ गया? और कोई पर्सनल पर्पस में कोई हिस्सा को आपने होल्ड कर रखा है तो उसको कोई सी बिजनेस में आप छूट नहीं ले पाएंगे। समझ में आ गया? सेम एज इट इज सबका रिपेयरिंग का खर्चा, तो कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा अगर बिल्डिंग का पार्टली पर्पस में यूज हो रहा है तो जितना पार्ट बिजनेस पर पर्टिकुलर उस बिजनेस में यूज हो रहा है उतने ही पार्ट का एक्सपेंस का छूट यहां पर ले पाएंगे। ये कौन ने बताया? ये बताया सेक्शन 38 ने। इसके बाद हमारा सेक्शन 39 है जो मैनेजिंग ऑफ एजेंसी कमीशन को लेकर था, बट ये आप ओमिटेड हो चुका है, हटा दिया गया है, तो आपको ये सेक्शन आप पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये आपको अब देखना नहीं पड़ेगा। तो हम सीधा आप चले जाएंगे 39 के बाद सेक्शन 40 को लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन बात करेंगे। एक तो 40 स्मॉल है, एक 40 कैपिटल है और आपका 43 बी। ये तीनों चीज हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? 40 स्मॉल ए के बारे में, जो क्या बोलता है कि एक्सपेंस विच आर डिसअलाउड, एक्सपेंस जो डिसअलाउड होगा उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं, तो इसको हटा दो। ये तो हमने पढ़ लिए, सेक्शन 38 में समझ में आ गया। 39 में तो कुछ था ही नहीं, ओमिट हो चुका है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताना ही नहीं है। तो अब हम सीधा रुक करते हैं हमारा सेक्शन 40 स्मॉल ए। सेक्शन 40 स्मॉल ए, जिसमें क्या बोला? डिडक्शंस नॉट अलाउड। जिसमें आप खर्चे का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्या क्या है अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला मैं आपको बताऊं, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट, रॉयल्टी,
फीस कमीशन जो आपका टीडीएस हेड में आता है, यानी जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, ऐसा कोई भी पेमेंट आप कर रहे हैं किसको, किसी नॉन रेसिडेंट को या फिर किसी इंडिया से बाहर किसी पर्सन को, तो ध्यान रखिएगा सैलरी छोड़ के, एक्सेप्ट सैलरी के बारे में अभी नहीं बात करूंगा, सैलरी के बारे में बाद में बात करूंगा। तो अगर आप किसी ऐसे फीस कमीशन इंटरेस्ट किसी चीज का पेमेंट कर रहे हो जो टीडीएस हेड में आता है, सैलरी छोड़कर किसी आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो या फिर इंडिया से बाहर किसी बंदे को पेमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किए या फिर डिडक्ट तो किए बट जमा नहीं कराए या फिर डिडक्ट ही नहीं किया, पहली बात तो डिडक्ट ही नहीं किया या तो डिडक्ट तो कर लिया बट जमा नहीं कराया, तो ध्यान रखना उन एक्सपेंस का 30% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। 30% उस एक्सपेंस का आपका डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब अगर 10,000 का खर्चा हुआ है, 10,000 में मैं खर्चा बोल के दिखा सकता हूं कितना, 7,000 रुपए, 3,000 रुपए मेरा एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटे या तो काट तो रखे हैं बट उसको जमा नहीं कराया। तो सेम कंडीशन अगर फीस कमीशन इन सब का अगर आप किसी इंडियन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर टीडीएस काटना था बट आपने टीडीएस नहीं काटे या टीडीएस काट तो लिए बट जमा नहीं कराए, तो भी सेम रूल 30% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। बट एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर किसी आउटसाइडर पर्सन को, इंडिया से बाहर किसी पर्सन को, नॉन रेसिडेंट पर्सन को, जो इंडिया से बाहर अगर आप किसी पर्सन को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो या नॉन रेसिडेंट किसी पर्सन को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो और उस सैलरी के ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किए हो, तो ध्यान रखना 100% ऑफ सच एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। पूरा सैलरी का एक्सपेंस आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बाकी केस में तो ये है कि जब उसको टीडीएस को आप डिडक्ट कर लोगे या जमा करा दोगे तो बाकी 30% जो आपको छूट नहीं मिला था प्रीवियस ईयर में, वो आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में छूट मिल जाएगा जब आप उसको जमा करा दोगे या टीडीएस काट लोगे। बट सैलरी अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो या इंडिया से बाहर किसी बंदे को पेमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर अपना टीडीएस नहीं काट रखे हो, तो 100% जो डिसअलाउड हो जाएगा वो डिसअलाउड ही रहेगा, वो कभी भी दोबारा आपको छूट नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना। समझ में आ गया? तो चलो मैं एक एक करके आपको बोलता हूं। सबसे पहला पॉइंट, एनी इंटरेस्ट, फीस, कमीशन अदर देन सैलरी, सैलरी छोड़ के पेड जो टीडीएस हेड में आता है, टीडीएस हेड एक्सपेंसेस बोल के लिख देता हूं, है ना? तो आपको ध्यान रहेगा सिर्फ सैलरी छोड़ के बाकी के लिए बोल रहा हूं, है ना? पेड टू ए नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया without deduction of TDS or TDS deducted but not paid before due date, और फाइलिंग ऑफ रिटर्न बोलते हैं ना, then 30% of such expense will be disallowed। पहले ये 100% होता था बट ये अब 30% है कि 30% डिसअलाउड हो जाएगा और बाकी 70% अलाउड रहेगा। समझ में आ गया? मतलब अगर 1,000 रुपए का आपने खर्चा किए, आपका 300 रुपए डिसअलाउड हो जाएगा टैक्स के रूप में। अच्छा, और दूसरी बात, ये जब आप डिडक्ट करेंगे, या तो आपने डिडक्ट नहीं किए थे बाद में मैंने डिडक्ट कर दिया,
पेमेंट नहीं किया था, बाद में पेमेंट कर दिया, तो जिस प्रीवियस ईयर में आप उसको पेमेंट करेंगे, डिडक्ट करेंगे, उस ईयर में आपको वो छूट भी मिल जाएगा। स्टार्ट लिख देता हूं, डिडक्शन, डिडक्शन कौन सा, वो 30% is allowed in that particular previous year in which it actually deducted or paid, डिडक्टेड किया गया था या पेड किया गया था, ठीक है ना। अगर 30% का उसी साल में छूट मिलेगा जिस साल में पहले आप डिडक्ट नहीं किए थे, अब डिडक्ट कर लिए, पेमेंट भी कर दिया, तो आपको छूट मिल जाएगा। दूसरी बात, आपने डिडक्ट तो कर लिया, पेमेंट नहीं करे थे, अब इस साल में आपने पेमेंट कर दिए, तो इस साल में आपको वो 30% का छूट मिल जाएगा जो आपको डिसअलाउड हो गया था, ठीक है। ये किसके लिए बोला, एनी फीस इंटरेस्ट कमीशन अदर देन सैलरी के केस में, किसके लिए, अगर मैं किसी नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया किसी पर्सन को पेमेंट करता हूं जब मैंने टीडीएस नहीं काटा, ये टीडीएस काटा तो था बट पेमेंट नहीं किया था। ये हमारा पहला पॉइंट है, समझ लिया आपने। अब मैं इसको इरेज कर दूं ताकि मुझे इसमें सेकंड पॉइंट आपको समझाने में सुविधा हो। इरेज कर दूं, चलो अब मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, एक्चुअली सब कुछ कहानी सेम है, अदर देन सैलरी की जगह और सैलरी आ गया, सैलरी का भी हो, पेड टू ए रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस और डिडक्टेड बट नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट। अगर ऐसा हुआ तो किसके लिए, किसी रेसिडेंट के केस में, रेसिडेंट के केस में सब चीज के लिए, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे फीस हो, चाहे कमीशन हो, चाहे सैलरी हो, कोई भी हो, अगर आप किसी रेसिडेंट को, इंडियन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटे या टीडीएस तो काटे थे बट पेमेंट नहीं करे ड्यू डेट से पहले, तो क्या होगा, तो भी आपका सेम रूल 30% डिसअलाउड हो जाएगा। क्या बोला, 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 70% अलाउड रहेगा, और उस 30% का अलाउड तब होगा जिस साल में आप एक्चुअल में डिडक्ट करेंगे या पेमेंट करेंगे, मतलब डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे, है कि नहीं, उसी साल में आपको वो चीज का छूट मिलेगा, यानी बाकी 30% का छूट आपको उस साल में मिलेगा। तो समझ में आ गया, ये था हमारा सेकेंड वाला हिस्सा, समझ में आ गया आपको। चलिए आप ये भी लिख लिए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, इसका ही तीसरा पॉइंट है ना। तो देखो मैं तो बस चेंज करके लिख रहा हूं, तुम ऐसा मत करना, तुम तो पूरा ही लिख लो। तीसरा पॉइंट हमारा क्या लिखा है, इसको तो हमें इरेज करना ही पड़ेगा। क्या बोला, कि सैलरी पेड टू ए नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन और पेमेंट, डिडक्शन एंड पेमेंट of TDS, then 100% of such expense will be disallowed। क्या लिखा है मैंने, मैं बता रहा हूं। अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो या फिर इंडिया से बाहर किसी पर्सन को आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो और उसके ऊपर आपने टीडीएस नहीं काटे, या तो काट तो लिया बट पेमेंट नहीं कराए, ऐसा कुछ है,
तो ध्यान रखना पूरा पूरा 100% उस एक्सपेंस का आपका डिसअलाउड हो जाएगा और वो आपको कभी भी छूट नहीं मिलेगा, ना आज ना बाद में भी आप डिडक्ट करोगे तो भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। यही बताया है कौन ने? इस तीसरे पॉइंट ने। ये पॉइंट और जोड़ लो कि इवन इफ टीडीएस डिपॉजिटेड लेटर, बाद में टीडीएस जमा भी करा दिया तो भी आपका 100% क्या रहेगा? डिसअलाउड ही रहेगा। एक बार नहीं मिला तो दोबारा भी नहीं मिलेगा, बात खत्म। तो इसीलिए अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, तो आपको ज्यादा सतर्कता दिखाना पड़ेगा कि अगर टीडीएस है उसके ऊपर टीडीएस काटो, उसके बाद ही उसका पेमेंट करो। समझ गए आप? तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट जो आपने समझ लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा चौथा पॉइंट कि आपने कोई टैक्स जमा कराया है, टैक्स डिपॉजिटेड ऑन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉय, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी बोलते हैं, एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अगर आपने जमा कराए, एम्प्लॉय को आपने कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दिए थे, उसके ऊपर टैक्स अगर आप जमा करा रहे हैं तो बिजनेस में हम खर्चा बोल के दिखाएंगे, आप खर्चा बोल के दिखाएंगे, बट इनकम टैक्स के हिसाब से ये खर्चा 100% डिसअलाउड होगा, एक भी पैसा आपको छूट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आपको? क्या बोला मैंने कि अगर आप एम्प्लॉय को कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दे रहे हैं और उसके ऊपर आप टैक्स जमा कर रहे हैं, जिसको हम एफबीटी बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बोलते हैं, वो आपका पूरा पूरी डिसअलाउड है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनी पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कोई भी तरीका का डायरेक्ट टैक्स आपने जमा करा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, कोई भी अगर आपने डायरेक्ट टैक्स जमा कराए, आपका इनकम टैक्स हो चाहे आप वेल्थ टैक्स जमा करा रहे हो, ध्यान रखना उसका कोई छूट आप यहां पर नहीं ले सकते, यानी इसका भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो एक तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप एफबीटी जमा कर रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जब जमा कर रहे हैं, एम्प्लॉय को कोई आपने नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दिए थे उसके ऊपर, तो वो आपको यहां पर छूट नहीं मिलेगा। कोई डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, तो उसका आपको यहां पर कोई छूट नहीं मिलेगा, यानी पूरा पूरी डिसअलाउड रहेगा। तो आपने देख लिए ये वेल्थ है, WEALTH है ना, वेल्थ टैक्स अगर आपने जमा कराया है तो उसका आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भी और डायरेक्ट टैक्स का भी आपको छूट नहीं मिलता, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठा था, क्या बोला कि कोई भी तरीके का सर्विस फीस, टेक्निकल फीस or any other fees paid by one state government या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर पेमेंट किया जा रहा है, कोई भी टाइप का सर्विस फीस हो, चाहे टेक्निकल फीस हो, चाहे कोई अदर फीस हो, एक गवर्नमेंट संस्था दूसरे गवर्नमेंट संस्था को पेमेंट कर रहे हैं, है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था को पेमेंट कर रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट की संस्था उसी स्टेट गवर्नमेंट की दूसरे संस्था को पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक जेब से पैसा लेके दूसरे जेब से डाला जा रहा है। तो एक जेब से पैसा लेके जब दूसरे जेब में डालेंगे, जेब तो आपका ही है ना, तो जब जेब आपका है तो एक जेब में खर्चा बोलकर कैसे दिखाएंगे, यहां पर आपको उस एक्सपेंस का कोई भी
अलाउबिलिटी नहीं होगा, यानी वो पूरा पूरी डिसअलाउड रहेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 40 स्मॉल ए, जिसमें हम डिसअलाउड एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। इसी जगह पर सेक्शन 40 एक स्मॉल बी भी होगा, जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड बात करेंगे, यानी पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सा एक्सपेंस, पार्टनर्स रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिसअलाउड होगा, वो हम 40 स्मॉल बी में बात करेंगे। वो बट अब नहीं करेंगे, वो हम पार्टनरशिप पे जब अकाउंटिंग करेंगे उस टाइम हम उसके बात करेंगे। बट हाँ, इसमें भी आप एक बार डिस्कशन हम इसके बारे में एक बार कर लेंगे जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग होगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी उस चीज के बारे में बताया गया है। तो वो भी हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस होगा, बट वो किसके रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा 40 स्मॉल ए, और 40 स्मॉल बी जो होगा वो पार्टनरशिप फर्म के लिए होगा। तो ये था आपका 40 स्मॉल ए। मैंने तो सोचा था कि 40 स्मॉल बी बाद में बात करेंगे, बट आज ही बात कर लेते हैं, बात की झंझट खत्म करते हैं ना। तो 40 स्मॉल बी आज ही खत्म कर लेते हैं ताकि सेक्शन 40 पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। इसको इरेज कर देते हैं हम। मैं आपको अभी बस रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस के बारे में करके बात कर रहा हूं ताकि आपको ये सारे एक्सपेंसेस क्लियर हो जाए। अगर आपको ये एक्सपेंसेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगा। आप ये क्वेश्चन बस देखेंगे और आप खुद ही बता देंगे कि अलाउड है एक्सपेंस बोल के दिखाना है या आपको नहीं दिखाना है ना। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में ये आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको सारे एक्सपेंसेस एक बार पता लग जाए। उसके बाद तो ये बहुत आसान काम है। तो चलो अब हम बात करते हैं 40 स्मॉल बी लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? 40 स्मॉल बी। किसके बारे में बात किया था मैंने इसमें दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए पार्टनर, है ना। दूसरा हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन टू ए पार्टनर। अच्छा, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, व्हाटएवर में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी नाम में बोला जाए उसको हम यहां पर रेम्यूनरेशन ही बोलेंगे। तो अब बात यह है इन दोनों में क्या कहानी है, मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है दोनों के अंदर। सबसे पहली बात, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो कोई भी पार्टनर, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, उससे कोई भी मतलब नहीं। पे टू एनी पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो रेट में बोला गया है वही रेट में आपको पेमेंट किया है किसी भी पार्टनर को, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, इनमें से किसी को भी पेमेंट किए हो। नॉट मोर देन 12% सिंपल इंटरेस्ट। 12% तक छूट रहेगा। 12% से ऊपर आपने पेमेंट किया है, वो पार्टनरशिप डीड में भी लिखा होगा, तो भी जो 12% से ऊपर वाला हिस्सा होगा वो छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल के हिसाब से मैक्सिमम छूट कितना मिल सकता है? 12% का ही मिल सकता है। तीसरी बात, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो था ठीक है, बट पेमेंट पार्टनरशिप डीड बनने से पहले ही पेमेंट किया जा रहा है। तो पार्टनरशिप डीड बनने से पहले अगर पेमेंट किया जाएगा तो वो यहां पर कंसीडर नहीं किया। तो क्या बोला गया? एक तो
ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड टू एनी पार्टनर, कोई पार्टनर को दिया जा सकता है, और एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज्ड होना चाहिए। पहली बात तो ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। दूसरी बात 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 12% से ऊपर पेमेंट करेंगे तो जो 12% से ऊपर है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी पार्टनरशिप डीड के बाद ही, लिख देता हूं मैं यहां पर, आफ्टर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनने के बाद ही पेमेंट होना चाहिए, उससे पहले पेमेंट होगा तो माना नहीं जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात चल रहा है। अगर किसी पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए कोई कंडीशन ऐसा नहीं है, वो पूरा पूरी छूट मिलेगा, उसके लिए कोई 12% 15% कोई कहानी नहीं है, पार्टनर के कोई कहानी नहीं है, पार्टनरशिप डीड में हो या चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लोन के केस में कोई कहानी नहीं, ये लोन नहीं, ये कैपिटल के ऊपर बात किया जा रहा है, यानी पार्टनर्स जो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट अलाउड होगा वो मैक्सिमम 12% तक होगा, और वो भी पार्टनरशिप डीड में होगा तो ही होगा, और पार्टनरशिप डीड बनने के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि पार्टनर्स का अगर कोई फर्म को लोन दे रहा है तो लोन के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, यानी 40B उसमें कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करता। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब यहां पर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पहली बात तो समझो, ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ऑथोराइज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसके लिए मिलेगा? ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर, यानी जो बिजनेस के साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ है। स्लीपिंग पार्टनर के लिए नहीं है, सिर्फ एक्टिव पार्टनर के ही, वर्किंग पार्टनर के केस में ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर के ही ये छूट मिलेगा, वर्किंग पार्टनर छोड़ के अदर पार्टनर को ये मिलता नहीं है। पहली बात समझ गए? पहली बात क्या बोला था? और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ऑथराइज होना जरूरी है कि उस पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा। दूसरी बात क्या बोला? सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगा, कोई स्लीपिंग पार्टनर को ये सुविधा नहीं मिलेगा। अगर स्लीपिंग पार्टनर को अपने सैलरी दिखा रखे हो वो 100% डिसअलाउड होगा, पहले समझ लो। तीसरी बात, कितने का छूट मिलेगा? यहाँ तो 12% बोल रहे थे, यहां कितने का छूट मिलेगा? यहां बोला गया है अगर बुक प्रॉफिट नील है या 3 लाख तक है तो 1,50,000 और 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा होगा, दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपको यहां पर छूट मिलेगा। यानी अगर बिजनेस में प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो भी 1.5 लाख तक आप सैलरी बांट सकते हो एम्प्लॉय को। समझ में आ गया? एम्प्लॉय नहीं, इसको वर्किंग पार्टनर को, समझे कि नहीं? और अगर 3 लाख तक प्रॉफिट है तो 3 लाख का 90% यानी 2,70,000 तक आप प्रॉफिट में बांट सकते हो। यानी सीधी सी बात, 1.5 लाख और आपका 90% ऑफ बुक प्रॉफिट जितना भी होगा, दोनों में से जो हायर होगा वो आप सैलरी के रूप में बांट सकते हो, वो आपका अलाउड रहेगा। समझ गए? अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख से ऊपर होता है तो 3 लाख से ऊपर होता है तो 60% ऑफ सच प्रॉफिट, यानी 3 लाख से ऊपर वाले प्रॉफिट के लिए 60% के तक आप बांट सकते हो। क्या बोल के? आप प्रॉफिट बोल के बांट सकते हो। 3 लाख से ऊपर वाले प्रॉफिट के लिए 3 लाख तक आपका 90% है, यानी 2,70,000। अगर 4 लाख हो गया तो बाकी 1 लाख के ऊपर 60% यानी 60,000 रुपए। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेम्यूनरेशन का दिया जाएगा, किसको? वर्किंग पार्टनर को ओनली, तो ही उसका छूट मिलेगा। अब बात यह है, सर व्हाट इज बुक प्रॉफिट? यहां पर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो समझ लो, बुक प्रॉफिट का मतलब यह होता है कि सेक्शन 28 से लेके 43B तक आपने जो प्रॉफिट दिखाए हो उस प्रॉफिट का, सॉरी 43B तक आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो वो प्रॉफिट प्लस एक्सेस ऑफ CESS है ना, एक्सेस ऑफ 12% इंटरेस्ट का और प्लस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये तीनों मिला के जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट।
उस बुक प्रॉफिट का नील हुआ, माइनस भी हुआ, लॉस भी हुआ या 3 लाख तक हुआ, तो 1.5 लाख और एक्चुअल दोनों में से जो हायर होगा वो आपका एक्चुअल मतलब 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, उसका 90% तक या 1.5 लाख दोनों जो हायर होगा वो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगा। दूसरा का 3 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके लिए कितना 60% तक की आप सैलरी बांट सकते हो। समझ गए? तो ये था हमारा कहानी किसको लेकर, 40 स्मॉल बी को लेकर। मैं बार बार करके बोल रहा हूँ 40 स्मॉल बी दो चीज को लेकर बात करते हैं, तो इंटरेस्ट और एक आपका रेम्युनरेशन। इंटरेस्ट सिर्फ आपको वर्किंग और वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर कोई भी हो उसको मिल सकता है, बट जो पार्टनरशिप बीट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो और मैक्सिमम 12% तक। वही जगह पर अगर मैं बात करूं रेम्युनरेशन, तो रेम्युनरेशन केवल और केवल किसको मिलेगा, ओनली वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। अगर आपका प्रॉफिट नील भी है या प्रॉफिट हुआ भी नहीं है या फिर आपका 3 लाख तक प्रॉफिट हुआ है, तो आपका 1.5 लाख या उस बुक प्रॉफिट का 90% व्हिचएवर इज हायर, और 3 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके लिए 60% आपका क्या बोल सकते हो, सैलरी बोल के आप बांट सकते हो। और एक बार मैंने आपको जो बताया, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है, यानी 40 स्मॉल बी उस केस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, उसमें आप पेमेंट कर सकते हो, वो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट बात कर रहा हूं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रहा है। ओके, तो ये था हमारा 40 स्मॉल बी। तो आपने 40 स्मॉल ए भी देख लिए, 40 स्मॉल बी भी आपने देख लिए। हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हम बात करेंगे 40 कैपिटल ए को लेकर, जो हमारा कंडीशनल एक्सपेंस अलाउड को लेकर बात करेंगे। ओके, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत या क्वेरी या डाउट है, आप डाउट सेशन में इसको बेझिझक क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए